हेलो एवरीवन, आप सभी को रेमो का नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप सभी तक बुलंद तरीके से पहुँच रही है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और क्या कर रहे हैं, जो मर्जी करो। ओके फाइन। तो कौन कौन चाह रहा है एग्ज़ाम चेंज हो जाए? अच्छा डेट नहीं, ऐसा कुछ मत करो। देखो, ये वन टाइम एग्ज़ाम है और जहाँ चीज़ें रोज़ वाली चीज़ें हैं वहाँ सेंस बनता है कि चलो ठीक है, स्कूल्स की बात की जाए जहाँ रोज़ जाना है, कॉलेजेस की बात की जाए, इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए। बट जो वन टाइम एग्ज़ाम है उनको आप कोविड में भी दे सकते हो, क्योंकि कोविड अभी भागने वाला नहीं है। अभी सेकेंड वेव आई, ये चलेगी, फिर न जाने कब थर्ड वेव आएगी, आपको कुछ भी पता नहीं है ना। तो एग्ज़ाम टालना सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है। कई सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं कोविड पीरियड में। आपको करना बस ये ध्यान रखना है कि आप मास्क लगा के रहें, नॉर्मल वाला सर्जिकल मास्क। ऐसा भी मास्क मत लगा लो कि तुम्हें सांस ही ना आए, तो सर्जिकल मास्क लगाओ, ठीक है। सैनिटाइज़र अपने साथ रखो। ओके, बस 2 एग्ज़ाम, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दिन का एग्ज़ाम है ना। ऐसा नहीं है कि आपको 10 दिन लगातार बैठ के एग्ज़ाम देना है ना, एक दिन देना है। तो शुड गिव द एग्ज़ाम। अगर आपकी तैयारी नहीं और आपको लग रहा है एग्ज़ाम टल जाए तो ये गलत बात है। ओके फाइन। किसी को मेरी आवाज़ आई कि नहीं आई यार, ये बताओ। आवाज़ किसी को आई तो बता दो, आवाज़ आ गई, लिख के बताओ। प्लीज़ लिख के बताएं कि आवाज़ आ गई। ओके, कैन यू प्लीज़ राइट कि मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। कुछ लोग सैनिटाइज़र ही पी लेते हैं। अब तुम्हारा छीन के नहीं पियेंगे, छुपा के रखना, ठीक है। छीन के पी लेते हैं लोग, अल्कोहल होता है ना उसमें, इसलिए पी लेते हैं। अजीब अजीब लोग हैं, जानते हो दुनिया में। बट आप ना छुपा के रखो अपना सैनिटाइज़र, तो कोई नहीं छीनेगा तुमसे। So give your exam. Do not think about postponement because that's not the solution. We have seen last year what happened. Lockdown हुआ, उससे क्या हुआ, इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो गई पूरी। अल्टीमेटली सब कुछ खुल गया, ठीक है। सब कुछ खुल गया कि नहीं खुल गया? और कौन कितना सीरियस आप खुद ही देख लो। नेता लोग ट्विटर पे पहले गाएंगे, आके भाषण देंगे कि बहुत ज़रूरी है कोरोना से दूर रहना है, और फिर जाके रैलियों में देखो क्या करते हैं। तो किसी को आपकी ज़िंदगी की कोई फिक्र नहीं है, वो बात सही है। बट आप अपनी बेसिक चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है। बेसिक चीज़ों का ध्यान यही रखना होता है, जो मैंने महसूस किया है कोविड को, कि लैप्सेस मत करो अभी भी। मास्क हमेशा यूज़ करो जब बाहर निकलो, ठीक है। अब कई लोग कई गलतियाँ कर रहे हैं, जैसे जो डिस्पोजेबल मास्क आते हैं, अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो तो वो एक ही मास्क लोग 50 बार यूज़ कर रहे हैं। वो एक बार के लिए होता है, बाहर गए यूज़ किया, थ्रो कर दो। कपड़े वाला मास्क है तो बाहर गए धो लो, फिर उसको यूज़ करो। सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करो। अननेसेसरी किसी सरफेस को टच किया तो इसको मत छू। ये सब आदत ढाल लो, क्योंकि अभी कोविड चलेगा, ठीक है। ये चलेगा, जाने वाला नहीं है, ठीक है। सेकेंड पीक आने का क्या मतलब है? वैक्सीनेशन में भी टाइम है। वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, जिस वेरिएंट के लिए आपको वैक्सीन लग रही है, ये कितने वेरिएंट पे इफेक्टिव है या नहीं, इट्स ए लॉन्ग गेम। आपने वैक्सीन लगा दी, सर आई एम नॉट 45+, मैं लगभग तुम्हारी एज का ही होऊंगा, थोड़ा सा बड़ा होऊंगा बस। तो मेरी एज 45+ थोड़े ना कि मुझे वैक्सीन मिल जाएगा। हाँ जी, ओके, ऑलराइट। तो जस्ट कीप थिंग्स इन माइंड। मैं भी बहुत दिनों तक डरा रहा, कभी निकला ही नहीं बाहर। फिर यही होता है ना कि आपको लाइफ में चीज़ ढालनी पड़ेगी, आप ऐसा नहीं घर में बंद होकर रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं फालतू में निकलता हूँ, बट हाँ, जैसे पहले ये था कि बिल्कुल नहीं निकलना है, वो मैंने छोड़ दिया है कि बिल्कुल नहीं निकलना। अब जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ निकलता हूँ, मास्क लगाता हूँ। हाँ जी, मास्क लगाता हूँ, और सैनिटाइज़र का यूज़ करो, और
बाकी लोगों से दूर बन के बैठा, अब जाके वहाँ गले मत मिलो लोगों से कि मिलते ही आइए भाई साहब गले मिल जाओ, मास्क उतार के फेंक दिया। ट्राई टू मेंटेन दीज थिंग्स एज मच एज पॉसिबल, अगर आप रियली इसको चाहते हैं, इससे बचना। तो चलो सवाल करो, सवाल करें प्लीज़। ओके, सो कितने सवाल हो गए थे, कोई बताएगा मुझे? हाउ मेनी क्वेश्चंस वी सॉल्व? आई थिंक, मुझे नहीं याद नहीं है सवाल का नंबर। ये हो गया था क्या? नहीं नहीं नहीं, कितने सवाल हुए थे आप ही बताओगे? ओके, क्लियर प्लीज, जल्दी बताएं। सर मोटे हैं इसलिए एज ज़्यादा लगती है। ओ माय गॉड, दिल पे मत लो कुछ भी, पढ़ो, यही तुम्हारा काम है बस, ठीक है? मेरी उम्र जान के क्या करोगे? हाँ जी, चलो क्विक प्लीज। कितने साल? 22 हो गए थे? अच्छा 22 हो गए, 23वां करना है फिर। हाँ ये हो गया था, ठीक है, 23वां साल ये करना है। कह रहा है पी क्यू एक पोल है, वो हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा है, क्यू ग्राउंड पर है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं ऑन द प्लेन सच दैट एंगल क्यू ए बी इज 90 डिग्री एंड ए बी इज 36.4 मीटर। इफ इट इज फाउंड दैट sec of this angle is this much, cot of this angle is this much, then आपको बताना है find length of the pole, पोल की लंबाई कितनी है ना? तो जरा देखें ध्यान से। सो पी क्यू एक पोल है, वो एक हॉरिजेंटल प्लेन पे खड़ा हुआ है, ये हॉरिजेंटल प्लेन है, इस पे पी क्यू पोल खड़ा हुआ है, क्यू जो है ग्राउंड पर है, तो ये आपका पी हो गया और ये आपका क्या हो गया? क्यू हो गया। ये पॉइंट जानना जरूरी है कि कौन ऊपर है, पी या नहीं क्यू। ए और बी are 2 points on the plane such that the angle QAB is 90 degree and AB is 36.4। अब देखो QAB अगर आपको 90 डिग्री बनाना है, कोई भी एंगल आपने A लिया है और QAB आपका 90 डिग्री है, ओके। तो आप मुझे बताओ कि अगर मैं बोलता हूं कि QAB एंगल 90 डिग्री है, तो क्या कुछ ऐसा सिनेरियो आपको महसूस हो रहा है कि ये क्यू ए बी एंगल आपका 90 डिग्री है? यस, ओके। और जो ए बी की लेंथ आपको दी हुई है, ये लेंथ, ये आपको 36.4 दी हुई है, तो यहां मैंने 36.4 लिख दिया। सेक ऑफ एंगल पी ए क्यू, इसका सेक आपको दिया हुआ है √109/3। तो √109 ये है आपका, और ऑब्वियसली ये 3 होगा। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट जो है पी बी क्यू का, पी बी क्यू, देखना ध्यान से, ये काफी इंटरेस्टिंग है। पी बी क्यू का जो कॉट है, इसको मैं ऐसे आगे बढ़ा दूं, ये, तो ये एंगल का जो कॉट है आपको ये 1/2 दिया है। कॉट ऑफ एंगल पी बी क्यू ये आपको 1/2 दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है। और जो आपसे पूछा गया है, जरा उसको निकालने की कोशिश करिए कि आपको बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द पोल। पोल की लेंथ क्या है? पी क्यू की लेंथ। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? सो देखिए आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि यहां से एक लाइन हम अगर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, लेट अस से फॉर एग्जांपल, है ना? सो आपको ये मालूम है कि देखो इतनी लेंथ तो मुझे पता है, मुझे जो भी फाइट मारनी है वो इस वाली लेंथ पे फाइट मारनी है, पहली बात, ये भी क्लियर है। साथ ही साथ देखो, अगर आपको ये वाला एंगल क्लियर है, आपको अगर ये वाला एंगल क्लियर है, तो जो ट्राइंगल आपके सामने खड़ा है, जिसमें आपको वैल्यूज निकालनी है, ये एंगल 90 डिग्री बोला उसने, तो आपने इसको पैरेलल ऐसे यूज किया। ये एंगल आपको यहां पर आपको ये मालूम है कि 36.4 है, दैट्स करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। जो समस्या है वो इस लेंथ को निकालने की है। ये लेंथ कैसे आएगी? किसी ने घर पे ट्राई किया? 2 दिन की छुट्टी थी आपकी। Anybody try to find it out? Please suggest what should be done. तो सब कुछ आपके सामने है, थोड़ा सा आपको बस प्रयास करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा।
कि क्या करें। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, आप एक चीज़ तो बहुत ध्यान और इत्मीनान से मुझे बताओ कि अगर ये 3 है और ये आपका रूट 109 है, तो मेरा आपसे सवाल है कि ये पूरी लेंथ किसके इक्विवेलेंट होगी, ये पूरी लेंथ किसके इक्विवेलेंट होगी। तो आप कहोगे 109 माइनस 900, तो ये पूरी दूरी 10 के इक्विवेलेंट होगी। 10, अगर ये रूट 109 है, ये 3 है, तो ये वैल्यू 10 के बराबर होगी, ये पूरी लेंथ। अब मुझे किसी भी तरह से कोशिश करके कोई भी एक कन्वर्जन यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बगैर आंसर नहीं आ सकता है। ओके, क्लियर और नॉट, समझ में आया कि नहीं। ए एंड बी पॉइंट प्लेन में है ना, तो प्लेन में तो देखो, अगर किस प्लेन की बात कर रहे हो आप, देखो ध्यान से, यहां पर इन्होंने जो एक पॉइंट आपको बोला है कि जो क्यू ए बी है वो एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सो क्यू ए बी एंगल आपको 90 डिग्री बनाना है, ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दिस एंगल, इन्होंने ये लिखना भूल गए कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन। ऑन द प्लेन का मतलब देखो, अगर हम 2D डायग्राम की बात करेंगे तो ये पूरा प्लेन है, दिस इज कंप्लीट प्लेन, राइट, दिस इज द कंप्लीट प्लेन, ऑलराइट, ये पूरा आपका कंप्लीट प्लेन ही है। अभिषेक कह रहे हैं कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, मीन्स ये नहीं होगा कि क्यू ए बी आर कोलिनियर, बट अगर कोलिनियर हुआ तो 90 डिग्री। ये देखो समझने की बात करो मेरी। पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करते हैं प्लेन की, हाँ जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर हम बात करते हैं प्लेन की, तो पहली बात इन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि वो प्लेन कौन सा है, वर्टिकल प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है, जो कि लिखा होना चाहिए। क्यू ग्राउंड पे है, ये बहुत अच्छी बात है, क्यू आपका ग्राउंड पर हो गया। अब ये कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन द प्लेन, तो ऑन द प्लेन का मतलब ये नहीं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो कहानी डिफरेंट होगी, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया सवाल में। मैं बताता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा तो आप कैसे समझोगे। आप कहोगे ये मेरा क्यू होगा और ये आपका पॉइंट लेट से ए हो गया, ठीक। अब ये जो बी पॉइंट होगा ये अंदर की तरफ घुसा होगा या बाहर की तरफ निकला होगा, ऐसे करके 36.4, ऐसे करके ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 36.4। फिर आपका ये वाला जो एंगल आएगा, ये वाला एंगल, ये तो आपका एक एंगल आपका सेक वाला दिया है पी वाले पॉइंट से, तो ये सेक वाला एंगल बनेगा यहां से, ठीक है, ये ए वाला। और जो आपका बी वाला एंगल है, सॉरी, सेक वाला एंगल यहां से बनेगा और बी वाला एंगल आपका यहां से बनेगा, ठीक है। समझ में आएगी नहीं मेरी बात, ऑलराइट। सो मैं आपसे अब ये पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डायग्राम मैंने बनाया है, क्या इस डायग्राम के हिसाब से आप कुछ निकाल पा रहे हैं या फिर ये डायग्राम गलत है, ठीक है। जो प्लेन वहां पर लिखा हुआ है वो एक पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है, आई एग्री, आई एम सेइंग, आई एम एग्रीइंग दैट यस दैट्स ए पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। ये आपको पता है कि क्यू ए बी का एंगल आपका 90 डिग्री है, दैट्स 100% क्लियर, क्योंकि वहां उन्होंने बोला है कि क्यू ए बी एंगल 90 डिग्री है। तो ये क्यू ए बी एंगल 90 डिग्री ऐसे भी हो सकता है, और आपके दिमाग से अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है तो ये अंदर होगा, फिर ये बी पॉइंट आपका अंदर की तरफ होगा, ये ऊपर की तरफ नहीं होगा, ठीक है। बट बेस्ड ऑन द गिवन डेटा जो मैंने आपके सामने बनाया है, ठीक है, क्लियर और नॉट, आपको ये बताना है कि क्या इससे आपका आंसर निकलेगा या नहीं निकलेगा। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज इफ यू कैनॉट ड्रॉ द डायग्राम राइटली यू कैनॉट सॉल्व द क्वेश्चन ऑल्सो। आपसे सवाल भी नहीं निकलेगा, फिर तो नहीं क्लियर हो रहा है किसी को। अब 3D में डायग्राम बनाना बड़ा मुश्किल है यार, वरना मैं आपको समझाता हूँ। रुको, मैं एक पेज यूज करता हूँ, लेट अस फोकस ऑन इट सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। देखो, मैं आपसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट अस से आपने बोला कि नहीं, ये जो भी क्वेश्चन दिया है, मान लिया मैं कौन सा डायग्राम बनाऊं, ठीक है, क्या मैं ये डायग्राम बनाऊं जो नॉर्मली आप सवाल पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि क्यू ए बी 90 डिग्री है, तो वर्टिकली हमने इसको बना दिया। बट इस सवाल में ये क्लियर नहीं है। अगर देखो बात हो रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो ये मैं पेज ऐसे रख रहा हूं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हुआ तुम्हारा। अगर क्यू यहां है और ए यहां पर है, बहुत ध्यान से देखना, अगर क्यू यहां है और ए यहां पर है, तो बहुत आराम से देखना कि अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल प्लेन मानता हूं, तो आपको पता है आपका बी पॉइंट कहां होगा। मान लेते हैं बी पॉइंट ये कॉर्नर वाला है, और ये दूरी मान लेता हूं, ये दूरी मान लेता हूं मैं कि ये दूरी 36.4 है, ये दूरी आप मान लो, या ऐसे समझो ये इसकी लेंथ बराबर आ रही है, सही आ रही है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये पॉइंट तुम्हारा ए है और ये पॉइंट आपका बी बन जाएगा।
और अगर ये बी पॉइंट बन जाएगा तो बी पॉइंट से ये दूरी जो है आपकी कितनी हो गई, 36.4 हो गई, कहने का मतलब। सो दो पॉसिबिलिटी हैं, राइट, दो पॉसिबिलिटी हैं कि एक या तो ये इस तरफ से जाएगा बी, और एक या तो ये ए से 90 डिग्री ऐसे भी बना सकता है। सो इन दोनों केस को समझने की कोशिश करो और देखो कि भैया मेरा आंसर कैसे निकल सकता है। अगर आपने इसको 36.4 माना, ठीक है, और आपने कहा कि देखो इस तरह से एक ट्राइंगल, तो आपको ये वाली लेंथ चाहिए होगी, ये वाली लेंथ, आपको जो लेंथ पता है वो ये वाली पता है, आपको ये वाली लेंथ अभी नहीं मालूम है, राइट, यू डू नॉट नो दिस लेंथ, ठीक है। दूसरा क्या है कि अगर ये बी पॉइंट तुम्हारा यहां हो गया तो जो एंगल दूसरा दिया हुआ है cot PBQ, तो ध्यान से देखना, आपका cot PBQ ऐसे बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, और अगर वो आपका 1/2 है तो नीचे वाला आपका 2 होगा और ऊपर वाला आपका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी, नीचे वाला 2 है, ऊपर वाला 1 है, सो नीचे वाला 2 है और ऊपर वाला अगर 1 है तो ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी। बट सवाल यह है उसके बाद भी क्या आपका उत्तर आ पाएगा? क्या आपको डायग्राम समझ में आया? मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो दो पॉसिबिलिटी हैं, दोनों पॉसिबिलिटीज आपको समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? प्लीज से यस और नो। अर्चिता, आपने 91 जो आंसर निकाला है वो किस डायग्राम से निकाला है? आपने इस वाले डायग्राम से निकाला या आपने ये वाला डायग्राम यूज किया? क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, सवाल में सिर्फ आंसर निकालना उद्देश्य नहीं होता है। सवाल में उद्देश्य ये होता है कि सवाल जितनी भी पॉसिबिलिटीज को प्रस्तुत कर रहा है, क्या हम उन पॉसिबिलिटीज के बारे में सोच भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं? कितने लोगों को मेरी बात थोड़ी थोड़ी करके समझ में आ रही है? √109/3 एंगल रेशियो नहीं है महाराज, ये वैल्यू है सेक ऑफ दिस एंगल की, बेसिकली ये सेक थीटा की वैल्यू है, ओके। अब जो मैंने आपको हिंट दिया है इसके बेसिस पे जरा ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपका कौन सा डायग्राम सही है, पहली बात, जो डायग्राम ड्रॉ किया है या सेकंड वाला, और आंसर निकालिए जरा प्लीज क्विकली, जरा मुझे आंसर निकाल के बताइए, क्योंकि जो चारों ऑप्शन दिए इसमें एक ऑप्शन पक्का सही है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब जरा इसको सोच के, लगा के जरा बताएं कि इसका आंसर क्या है। देखता हूं कितना तुम्हारी बुद्धि चल पा रही है या बुद्धि नहीं चल पा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D डायग्राम में मल्टीप्लायर मिल गया, अच्छा, कितना मल्टीप्लायर आया आपका? व्हाट इज द मल्टीप्लायर? बिकॉज if you can calculate the multiplier, yes, you got the answer, but the question is कि मल्टीप्लायर कैसे मिला, कितना मिला? करो करो करो, अच्छा सवाल है। कुछ एक सवाल आपको बहुत ज़्यादा सिखा के जाएंगे, कुछ सवाल होंगे जो ठीक है स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें इतनी सीख नहीं होती है, ओके। यू डू नॉट हैव मच लर्निंग इन सम ऑफ द क्वेश्चंस। क्विक प्लीज, बहुत ज़्यादा समय ना ले प्लीज। मल्टीप्लायर 5, सो 5 मल्टीप्लायर से, लेकिन आपका आंसर कैसे निकलेगा? हाउ विल यू गेट योर आंसर इवन इफ मल्टीप्लायर इज 5? आंसर कैसे मिलेगा? अपने घर पे इस सवाल को ट्राई नहीं किया था क्या? घर पे इस सवाल को ट्राई नहीं किया आपने? पक्का? देखिए, मैंने आपको डायग्राम की दोनों पॉसिबिलिटी समझा दी हैं। अब अगर आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, देन देयर इज ए प्रॉब्लम, देन देयर इज ए प्रॉब्लम। कुछ आप सही सोच नहीं रहे हैं, ऑलराइट, कुछ आप सही सोच नहीं रहे। तो मैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को मैं क्लास के एंड में कराऊंगा, तब तक मैं चाहता हूं आपके दिमाग में ये पनपता रहे कि तुम इसको नहीं कर पाए। इस तरह की असंतुष्टि, इस तरह की असंतुष्टि कई लोगों के दिमाग में खटकेगी और वो इसका उत्तर निकालेंगे, ठीक है। तो पूरी क्लास में सोचते रहना कि मेरे को 23 नंबर कैसे होगा, समझ में नहीं आया, नहीं किए थे, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, मैं सिखाऊंगा, ठीक है। बट मैंने जो हिंट दिया उसके बाद
इसको अभी भी करने की कोशिश करते रहो, सोचते रहो सोचते रहो सोचते रहो, थोड़ा सा इसको दिमाग में उपजने दो। डाउट जब कई बार दिमाग में थोड़ी देर उपजता है तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है। मेरी पूरी लर्निंग ऐसे ही है, कंप्लीट लर्निंग। ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आई या कोई सवाल मेरे सामने आया जो मेरे को चलो एक तरीके से कर लिया, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर ए बेटर अप्रोच, तो मैं कहीं सर्च नहीं करता था, बस उसके साथ रहता था कि चलो ठीक है देखेंगे इसको कुछ और बेहतर तरीके से करेंगे। आई यूज टू गेट न्यू थिंग्स, तो उसको करेंगे लास्ट में बिल्कुल, तब तक आप इसको ट्राई करते रहना। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर ऑन लेवल ग्राउंड इंक्रीजेज बाई 28 meters when the angle of elevation of the sun changes from 45 degree to 30 degree, then the height of the tower is। अब देखो ये सवाल मैं आपका नहीं करूंगा क्योंकि हमने कई सारे क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे कर लिए हैं, तो ये आप करोगे खुद। ये सवाल पढ़ो। A tower standing on the horizontal plane subtend a certain angle at a point 250 meter apart from the foot of the tower. On advancing 150 meter towards it, the tower is found to subtend the angle twice as before। तो बताना हाइट ऑफ द टावर क्या है, जरा देखते हैं। ये सिनेरियो है, आपसे ये कह रहा है कि ये वैल्यू कितनी है 240 है, ये वैल्यू कितनी है 120 है। हाँ जी, नहीं हाइट निकालना है, सॉरी, दिस हाइट यू हैव टू कैलकुलेट। तो ये कह रहा है कि 150 जब ये आगे बढ़ जाएगा तो दूरी कितनी बचेगी 90। एंगल क्या हो गया, कह रहा है एंगल आपका डबल हो गया। तो देखिए यहाँ एंगल अगर अल्फा था तो यहाँ एंगल क्या हो गया आपका, अगर एंगल यहाँ अल्फा है तो यहाँ एंगल आपका कितना हो गया 2 बीटा, डबल हो गया। अब जरा एक चीज समझने की कोशिश करो कि जो भी साइड रेशियो हम लोग जानते हैं क्या उसमें कोई स्टैंडर्ड रेशियो है, क्या ये 2:1 है, क्या ये √3-1:1 है काइंड ऑफ। तो आप कहोगे नहीं, अगर मैं इसको 30 से डिवाइड करूंगा तो ये 5:3 बन रहा है, ठीक है, 5:3 बन रहा है। सो अगर ये वैल्यू आपकी 5:3 बनेगी तो सवाल ये है कि कैसे मेरा उत्तर निकलेगा, कैसे मेरा उत्तर निकलेगा, ठीक है। तो आप कहोगे भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, हम ऐसे ही सोच सकते हैं कि जो tan अल्फा है मेरा, वो tan अल्फा मेरा है h/240, और जो मेरा tan, यहाँ 2 अल्फा लिखना चाहिए मस्त से, tan 2 अल्फा है वो हमारा है h/90, है कि नहीं है, यस। ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई है h/90। क्या सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई? ओके, ऑलराइट, मेक सेंस। अब देखिए ध्यान से कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इस रिलेशनशिप का हम कैसे यूज करें। आप कहोगे कि यार tan अल्फा और tan 2 अल्फा अगर मुझे दोनों मालूम है, तो मैं डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला मालूम है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या है फॉर्मूला पता है। क्या सभी को ये चीज समझ में आ रही है? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? ओके, सो अब जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो वैल्यू आपको दी है tan ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू, आप कहोगे होता है 2 tan अल्फा अपॉन 1 - tan स्क्वायर अल्फा, होता है कि नहीं होता है? क्या चीज मालूम है आपको? प्लीज से यस। ऑलराइट, कुछ लोग 24 का आंसर निकाल पा रहे हैं, दैट्स गुड। सो आप कहोगे 2 tan अल्फा अपॉन ऐसे करके वैल्यू होगी, tan 2 अल्फा जो आपका है वो h/90 है, तो h/90 बना। यहाँ पर ये वैल्यू है आपकी 2h/240 डिवाइडेड बाई 1 - h/240 का होल स्क्वायर। अब देखो इस स्टेज के बाद ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, बल्कि ऑप्शंस का यूज करके कर लो तो बेहतर है। सॉल्व करना है तो हो भी जाएगा, ऐसा कोई कमाल नहीं है यहाँ से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, एक ही टर्म है जो स्क्वायर में है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 1 - h/120 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू आपकी बराबर है 9/24 के, या 18/24, बेसिकली 9/12 हो गया, जो कि आप कह सकते हो 3/4। ये वैल्यू 3/4 के बराबर है। अब जाहिर सी बात है आपको ये वैल्यू 1/4 चाहिए, अगर ये 1/4 चाहिए तो 1/2 का होल स्क्वायर चाहिए। सो h की वैल्यू आपको कितना चाहिए 60। एक मिनट, कुछ गलत हुआ है क्या? h 60 आ रहा है,
H60 क्यों आ रहा है? एक मिनट देखो कहाँ मैंने गलत लिखा एक्सप्रेशन। 2 tan अल्फा, सो 2h/240, h से h कैंसिल हुआ, वहाँ h/90 है आपका, 1 माइनस दिस हो गया, करेक्ट है सब कुछ। हाँ यहाँ 120 नहीं होना चाहिए, 240 होना चाहिए ना, ये 240 है। तो आपको पता है कि ये वैल्यू अब 1/4 के बराबर होनी चाहिए। 1/4 होगा तो कैसे होगा, h आपका 120 कर दो, h अगर 120 हो गया तो ये 120/240 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर 1/4 हो गया, वैल्यू 3/4 आ गई। तो आंसर कितना आ गया, 120 मीटर्स। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। कि अगर एंगल आपका डबल हो जाता है तो आपको देखो पता है कि एक केस ऐसा भी बन सकता था, आप ध्यान से देखो, जहां पर हम बात करते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री, याद है कि नहीं? यहां पर भी एंगल डबल है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये 30 और 60 होता है तो क्या मेरा साइड रेशियो मेंटेन हो रहा है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 30 के अपोजिट 1 तो यहाँ √3, तो ये 2 होता है। सो अगर ये रेशियो मुझे 2:1 मिल जाता तो हम सीधे बोल सकते थे कि भैया ये 30 और 60 है, और कॉम्प्लीमेंट्री केसेस में हमें मालूम है एच की वैल्यू क्या होती है, एच की वैल्यू फिर जाती है 240 × 90। बट ये वो वाला केस नहीं बना, ये वाला केस बना नहीं। क्या वो वाला केस था? नहीं। ओके, ट्राइंगल प्रॉपर्टी यूज करके सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल 150, 90 का ट्रिपल बन सकता है 200, 120। देखिए मैं अगेन क्या बोल रहा हूं कि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बट इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हो तो एक्चुअल में आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी पड़ रही है। क्वाड्रेटिक तब सॉल्व करनी पड़ती है जब h² और h दोनों के टर्म आते हैं। h का टर्म तो कैंसिल हो चुका है, और अगर h का टर्म कैंसिल हो चुका है तो आपके पास क्या बच रहा है, सिंपल है, ठीक है। सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस रूट विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी, यू कैन डू दिस क्वेश्चन। ओके, छोटा सा एक क्वेश्चन है, बना के कर लो, सीधा हो जाएगा। From a point P, the angle of elevation of a tower is such that tangent is 3/4. Tangent का मतलब स्पर्श रेखा नहीं, basically tan of the angle. On walking 525 meter towards the tower, tangent of the angle elevation become 4/3. What is the height of the tower? उसी सवाल आप कर लोगे, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, फिर भी करा ही देता हूँ। चलो, ये कह रहा है 3/4 है शुरुआत में, ठीक है, शुरुआत में इसको थीटा मान लो। आप इसकी तरफ गए कहीं पर तो ये 4/3 हो गया। अब आप करो, जब आप इसकी तरफ गए हो कहीं पर तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। अब आपको मालूम है कि ये हाइट दोनों सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे 3 हो चाहे 4 हो। तो आपको एक काम करते हैं, सबसे पहले इस लाल वाले को ना 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, हरे वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये सब एक ही चीज रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया, ये बराबर होना भी चाहिए। तो अब अगर आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा ये पूरा 16, और ये अगर 16 है और ये 9 है तो ये हो गया 7, और ये वैल्यू तुम्हारी हो गई 12। क्वेश्चन में 7 की वैल्यू दी हुई है, कितना वॉक किया है आपने, वो आपको दिया है 525 मीटर, 7 सत्ते 49, 3 7 5 35, यानी एक यूनिट जो है 75 के बराबर है। अगर एक यूनिट 75 के बराबर है तो आपको क्या निकालना है, 12 × 75, 900। हाइट अगर पूछा गया है तो हाइट आपकी होगी 900। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ भी नहीं है ऐसा दमखम इसमें। TF is a tower with F on the ground. The angle of elevation of T from A is x degree such that tan x की वैल्यू दी हुई है, AF आपको दिया हुआ है, F ग्राउंड पर है, ठीक है, और A भी वहीं पर है, A और F है ना, AF की दूरी दी है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम ए नियरर पॉइंट B इज y डिग्री विद BF 90 डिग्री, देन y डिग्री की वैल्यू चाहिए। देखते हैं। तो ये है आपका T और ये है F, और ये पॉइंट है आपका A। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो x डिग्री है, और इस तरीके से है कि ये अगर 3 है तो ये लेंथ आपकी 5 के बराबर है, ठीक है, ये लेंथ आपकी क्या है, 5 के बराबर है। AF की वैल्यू आपको दिया है 150, तो ये वैल्यू आपको 150 दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर आपसे कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है T का एक नियरर पॉइंट B से वो y डिग्री है, ये B मान लिया हमने और ये मान लिया हमने y डिग्री है। और आपसे कह रहा है कि BF की लेंथ कितनी है, 90 है। BF की लेंथ कितनी है, 90। अब देखो ये पूरा 150 है, ये पूरा 150 है और ये 90 है, तो ये लेंथ 60 है।
क्योंकि ये जो 5 यूनिट है ये पूरा 150 के बराबर था एक्चुअली। y की वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो आप कहोगे 5 अगर 150 के बराबर है तो 1 30 के बराबर है, और 1 अगर 30 के बराबर है तो ये वैल्यू कितनी है, 90 के बराबर है ना। अब ये वैल्यू अगर 90 के बराबर है तो मुझे अगर निकालना है y डिग्री, नहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें। AF तुम्हारा पूरा 150 है, ठीक है, ये 3/5 है, 5 3 15 तो ये 90 हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ T फ्रॉम y डिग्री विद BF 90, तो ये 90 हो गया, तो ये आपका 60 चला गया, उसकी फिर कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। 150 30 तो 90 हो गया आपका, ठीक तो है, ठीक है, नहीं गलत नहीं कुछ भी, ठीक है। सो tan y डिग्री आपका क्या आ गया, 1 आ गया, y 45 डिग्रीज आ गया आपका, 45 डिग्रीज आ गया, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, फाइन, ओके। 45 डिग्री बिकॉज दे आर इक्वल, इफ दे आर इक्वल मीन्स व्हाट, 45 डिग्रीज है ना। is observed from the top of a lighthouse 73 meter high above the sea level. The angle of depression of a ship sailing directly towards it changes from 30 degree to 45 degree. The distance traveled by the ship during the period of observation is, your answer should be correct to 1 decimal place. ठीक है, 73, 30 से 45 हो गया, ठीक, आपने कहा 1 है, आपने कहा ये 1 है, और अगर 30 के अपोजिट 1 है बड़े वाले ट्रायंगल में, 60 के अपोजिट √3 है, तो ये वैल्यू √3 - 1 है, राइट। सो अगर मेरा 1 पार्ट 73 के इक्विवेलेंट है, तो ये जो दूरी है इन दोनों पॉइंट के बीच में वो कितनी है, √3 - 1। सो √3 - 1 किसके बराबर होगा, आप कहोगे 73 इंटू √3 - 1, और 73 इंटू √3 - 1 इज इक्वल टू 0.73, ओके। 1.732 होता है, तो 0.73 लिख लिया, क्योंकि मुझे तो डेसिमल के एक प्लेस तक ही जाना है। अब 73 का स्क्वायर निकालना है आपको, आंसर जो आपका है वो 73 का स्क्वायर निकलेगा और 100 से डिवाइड हो जाएगा एक तरह से, या 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर लेंगे। तो 73 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 25 से ये 48 ज़्यादा है 48, तो ये बना 48, 50 से 23 ज़्यादा है 529, तो यहाँ 529 हो गया आपका। तो जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है 53.29। Okay, is it correct or not? Tell me, is it correct or not correct? A option. Okay, look, we can also say to be more accurate, आप कहोगे नहीं ये तो इसके बराबर है 0.732, ठीक है। आप जब 73 का स्क्वायर लिख रहे हो, जो अभी यहां पर आया आपका 53.29 गया, प्लस देखिए, सवालों में छोटी छोटी चीज़ें आपको एक्चुअल आंसर से दूर कर सकती हैं। जैसे मैंने यहाँ जब आपको 73 का स्क्वायर करके दिखा दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, मैंने कहा डेसिमल के एक प्लेस तक जाना है तो हम डेसिमल का 2 प्लेस ले लेते हैं, हो गया, ठीक है। जस्ट सी हियर, अगर हम इसको इतना एक्यूरेटली लिखते तो आपको इसका स्क्वायर तो ये मिल जाता, 73 इंटू 0.002 आपका बाकी रहेगा कि नहीं रह गया, यस। तो अगर ये 0.002 बाकी रह गया तो आप कहोगे ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, 146 के, 0.146। इसमें जरा 0.146 जोड़िए और मुझे बताइए कितना आ रहा है। योर आंसर इज बी, नॉट ए। छोटी छोटी गलती आपकी जान ले सकती है। मैंने अप्रॉक्सीमेशन में हमेशा आपको ये सिखाया है कि जो चीज़ आप डिलीट कर रहे हो उसका क्या असर हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। ये नहीं कि वो डेसिमल के तीसरे प्लेस पे तो हमें लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मल्टीप्लिकेशन है तो दूसरे नंबर में डेसिमल के तीसरे प्लेस पे जो कुछ है उसका इम्पैक्ट पहले प्लेस पर क्या है, 73 इंटू 0.002 का रोल डेसिमल के पहले प्लेस पे है, क्योंकि वो 146 बनता है। और जब वो 146 बनेगा आपका, तो आप खुद देख लो कि इसमें जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पर रोल है इसका। तो डेसिमल के एक प्लेस तक अगर मुझे जाना है तो मुझे थोड़ा सा सावधान रह के जाना है, वरना
आप 53.3 मार्क करके भी आ जाओगे और आपको मिलेगा नंबर नेगेटिव। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये सिर्फ 73 का स्क्वायर है, लेकिन उसके आगे जो नंबर है 0.732 उसका इंपैक्ट भी देखना पड़ेगा आपको, बिकॉज इट्स ए मल्टीप्लीकेशन वाला गेम। From the top of a house A in the street, the angles of elevation and depression of the top and foot of the another house B is 60 and 45 respectively. If the height of house A is 43 meter, then what is the height of house B? Your answer should be nearest to an integer. That's the scenario. 60 और 45, 60 डिग्री 45 डिग्री। आप कहोगे यहाँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, आपने एलिवेशन क्यों बनाया? ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन आप ऊपर से ले लो या ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व को चेंज करोगे तो यही वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? इट विल बी सिंपली गोइंग टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। हाउस ए की जो हाइट है वो 43 मीटर आपको दी है और हाउस बी की हाइट आपसे पूछी गई है, ठीक है? ये 43 दिया हुआ है। तो आप कैसे इसको यूज करोगे? आप कहोगे देखो बहुत सरल है, इसको कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, जस्ट अंडरस्टैंड। देखिए आपको ये मालूम है कि ये जो वैल्यू अगर 1 है तो यहां पर ये वैल्यू आपकी 1 होती है, राइट? क्लियर। और अगर ये 1 है तो ये पूरी लेंथ क्या होती है? √3 होती है। तो ये वैल्यू √3 - 1 होती है। ओके, अब आप कहोगे कि आपका जो √3 - 1 है ये आपका 43 के इक्विवेलेंट है। आपको निकालना है √3 किसके इक्विवेलेंट है। तो ये होगा 43 अपॉन √3 - 1 इंटू √3। √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइज हो जाएगा। तो ये बचेगा 43 अपॉन 2 इंटू 3 + √3। ये आपकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वैल्यू हो गई जो आपको सॉल्व करनी है। सो आप कहोगे कि ये वैल्यू मेरी 43 है, 43 इंटू 3 कितना होता है भैया? तो आप कहोगे 43 इंटू 3 अगर आप निकालते हो तो ये होता है 129/2। तो एक चीज़ हो गई, क्लियर है। दूसरी जो वैल्यू है आपकी वो है 43 इंटू 1.732 डिवाइडेड बाई 2। इफ आई जस्ट डिवाइड, ये कितना आ रहा है? 0.866। क्लियर? सो ये जो वैल्यू आपकी डिवाइड हो रही है ये तो आ रही है भैया देखो 64.5 प्लस जो कुछ यहां से निकल के आएगा। अब यहां से जो निकल के आएगा उसको थोड़ा सतर्कता से करने की जरूरत है ताकि आपका समय बहुत ज्यादा बर्बाद ना हो और आप इस वैल्यू को देख पाए। बिकॉज दिस आंसर्स में ठीक ठाक ये आंसर देखिए, ये दोनों आंसर काफी करीब है, क्वाइट क्लोज, 4 का अंतर है खाली। तो बहुत ज़्यादा घोटाला आप नहीं कर सकते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका आंसर 4 का अंतर क्रिएट कर दे और आप गलत हो जाओ, ठीक है? तो अब सवाल ये है कि इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाए जो आपके सामने लिखा हुआ है 0.866। एनीबडी हैविंग एनी सजेशंस? टेल मी हाउ डू वी राइट दिस 0.866? Okay, calculation is the game changer here. Who will calculate faster will get the answer faster. Okay, there is no magic here. आप क्या करो, 8 को 43 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 8 चौके 320 और 3 320 और 24 344। तो आप एक वैल्यू लिख सकते हो 344 और डेसिमल ना शुरू में भूल जाया करो। Whenever you are calculating ना, it's better forget decimal first. देखो आपको क्या करना है, आप मान लो कि आप 8.66 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, कंसिडरिंग इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, या आप मान लेते हैं कि 86.6 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जस्ट फॉर सेक ऑफ कैलकुलेशन। तो मैंने सबसे पहले 43 को इससे मल्टीप्लाई किया और मुझे वैल्यू जो मिली है मैंने यहां लिख दिया। अब मैं अगर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 240 + 18 258 आएगा। 258 को अब आपको पता है कि एक प्लेस आप इधर खस के हो तो इसको ऐसे लिख दो
फिर एक प्लेस उधर खिसके हो तो आप इसको ऐसे लिख दो 258। ये कुल मिला के आपकी वैल्यू आने वाली है। यहाँ पर 0 0 जो भी लगाना है लगा लो जोड़ने के लिए, तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 8 5 13 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो 37.238। अब देखो बाद में दशमलव लगाना आसान है, क्योंकि हमें पता है जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 43 से थोड़ा कम आएगा, 0.8 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इस वैल्यू को अगर आप जोड़ो तो आपको देखो आपकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो आपकी यहां पर आ रही है ये सीधे सीधे हो गया 101, राइट, और 101.738 हो गया आपका। निकटतम पूर्णांक तो 102 बन रहा है। निकटतम जो पूर्णांक है, योर आंसर शुड बी नियरेस्ट टू एन इंटीजर, तो बेसिकली इसके अगला वाला इंटीजर 102 है जिसके वो नियरेस्ट है, बट जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम मार्क करेंगे 101। जो ऑप्शन है उसके हिसाब से हम मार्क करेंगे क्या, 101, 101। एक तरीका ये था। दूसरा तरीका इसको ये था कि इस कैलकुलेशन को अगर आप यहां ध्यान से देखते तो यह है 43 इंटू, मैं इसको सीधा जोड़ देता 3 और 1 4.732/2, और आप इसको अगर ऐसे डिवाइड कर लेते तो ये बनता 43 इंटू 2 दशमलव, अगर 2 से आप डिवाइड करोगे 2 बनता 3, फिर आपको मिलता 6 6, यहां से आपको मिलता कितना 43 दूना 86, देखना ध्यान से, प्लस 0.366 इंटू 43। अब देखना बहुत ध्यान से मैं कैसे समझाऊंगा आपको। आप इस वैल्यू को अगर आप देख रहे हो, इस वैल्यू को आप देख रहे हो, तो अगर मैं इसको 0.378 लिखूं तो आप कहोगे उससे कम है ये, और 0.378 का लेना देना जो होता है वो 3/8 से होता है लगभग। अब देखो मैं डेसिमल की चिंता नहीं कर रहा हूं, 43 को अगर मैं 0.3 से गुणा करूंगा तो जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो 2 डिजिट में मिलेगी और इससे कम मिलेगी, 12 के आसपास आएगी, 12 13 14 वॉटेवर। सो इसको आप 3/8 इंटू 43 के टर्म्स में सोच सकते हैं कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं ऐसे तो 8 5 40 हो गया, और फिर 3/8 है तो 5.375 हो गया, 5 3 15 हो गया, 15 1 16 के आसपास वैल्यू होगी। अब 86 में अगर आप 16 जोड़ोगे लगभग तो आपको वैल्यू जो मिलेगी 102 मिलेगी। आप 117 111 121 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, क्लियर? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? होप इट मेक्स सेंस टू एवरीवन। तो कैलकुलेशन ही इस क्वेश्चन का पूरा गेम चेंजर है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे तो आपका समय बर्बादी होगा, आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो आप जस्ट देखो कि कैसे हम अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कैसे हम अलग अलग तरीके से इसको कैलकुलेट कर पा रहे हैं। जो डेसिमल वैल्यू दिख रही है उसके आसपास का कोई फ्रैक्शन पता है क्या? और जब आप फ्रैक्शन सोचते हो तो आप ये मत सोचा करो कि मेरे को डेसिमल कहां लगाना है। एक्चुअली में 0.378 का मतलब क्या होता है? 3/8। यस, 3/8 एक्चुअली में उतना होता है 0.378। बट अगर नहीं भी ये 3/8 होता, मान लिया 0.0378 होता, तभी मैं इसको 3/8 ही लिखता। और मुझे प्रोडक्ट की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता है कि किस रेंज में होगा, 12 होगा या 1.2 के आसपास होगा, रेंज पता है अप्रॉक्सीमेट, तो मैं डेसिमल उसके हिसाब से लगा लूंगा। ठीक है, इसका आंसर है ए। अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन फ्रंट में कैसे करोगे? द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 27 और 12 वो x है। अगर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रेस्पेक्टिव टॉप from the bottom of the other are complementary to each other, then the value of x. 27 12 क्या कह रहा है? देखो ध्यान से, कह रहा है इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम से अगर अल्फा है तो इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इसके बॉटम से 90 माइनस अल्फा है। दैट इज अ सिंपल सिनेरियो, बिकॉज ये कह रहा है कि दोनों हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब आपको ये सवाल करना है और आपको बताना है कि इनके बीच की दूरी x है, तो x का मान क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? जो आपको कैलकुलेट करना है, ये x कैसे निकलेगा, ये जरा थोड़ा सा सोच विचार के बताइए। तो आप कहोगे ये 12 है, ये 27 है, तो ये 12 होगा, और इतना आपका 15 हो जाएगा। लेट से इतनी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 15 हो जाएगी, हो जाएगी। अब देखिए सवाल को करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है। आप कहोगे यहां से मैं लिखूंगा tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बताओ। तो आपने कहा कि अगर आप यहां से लिखते हैं tan अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू होगी 12/x, और ये अगर 90 माइनस अल्फा है तो यहां ये एंगल अल्फा होगा। यही tan अल्फा यहां पर होगा आपका x/27। x की वैल्यू आ गई
27 इंटू 12 या 9 इंटू 3 36, 9 इंटू 36, सो 3 इंटू 6 18 आ गए। ओके, क्लियर। अब मैं आपको दिखाता हूं ये सवाल कैसे दिया गया है और कैसे आपको मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि है सवाल बहुत सरल। ओके, सवाल बहुत सरल है, सवाल में आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो कई बार जब इसको लोग देखते हैं इस तरीके से तो दे गेट कंफ्यूज कि उनको करना क्या है। ओके, इनको करना क्या है। और एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ है। अगर आप रिलेशन को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी, वो ये समझ में आएगी कि देखो यहां से यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ 12 इंटू हम 27 कर रहे हैं, और ये जो लेंथ है मेरा ये x के बराबर है, ये जो लेंथ है मेरा वो x के बराबर है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? ठीक है, तो यहां पर भी रिलेशन उसी तरह का बना है कि x का स्क्वायर, अगर ये बिल्डिंग की हाइट है तो एक तरह से हो गया ये x का स्क्वायर बराबर यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी। ओके, h इज इक्वल टू रूट एक्स वाई वाला फॉर्मेट बन रहा है, बट इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है कि इसको करने में कोई दिक्कत है। अगर आप कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है ना, इस सवाल को आप आसानी से कर ले जाएंगे, आपको कोई तकलीफ इस सवाल में महसूस नहीं होगी। ऑलराइट, तो ऐसा कोई मुश्किल सवाल नहीं है कि आपको ज़्यादा तकलीफ दे पाएगा ये प्रश्न, है ना। आप इसको बहुत सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, डज इट मेक सेंस? यस, सिंपल सवाल है। आगे बढ़ते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2, हाइट एंड डिस्टेंस पार्ट 2। ओके, चलिए सोचिए और करिए इसको। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आपको ये सवाल मैं करवा देता हूँ, वरना अलग फंसा रहेगा ये सवाल तुम्हारा। ये सवाल था ना, ये सवाल, ठीक है। तो इस सवाल मैं वापस करा दे रहा हूँ, क्योंकि अब एक हैंडआउट खत्म हो गया तो समझ लो ये भी खत्म हो जाना चाहिए। मैं सवाल को फिर से क्रिएट करता हूँ एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। तो देखो ये जो डायग्राम है इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि यहाँ पर जो एंगल की बात की जा रही है, यहाँ पर वो प्लेन आपका हॉरिजेंटल प्लेन में ही दोनों पॉइंट है, ऐसा नहीं कि वर्टिकल प्लेन में पॉइंट जाएगा। ये पॉइंट है आपका P, ये पॉइंट है आपका Q, ये पॉइंट है आपका A। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ये पॉइंट है मेरा B, मैं इसको टेढ़ा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे हॉरिजेंटल प्लेन दिखाना है 3D में। ये है ऐसे, जो B पॉइंट है तुम्हारा, कहाँ गया मेरा पेज, रुको, ये बेसिकली ऐसा है, ऐसा है। और आपको ध्यान से देखना है कि बी पॉइंट आपका यहाँ है, बी पॉइंट है यहाँ, बट 3D में मैं इसको अब बाहर तो नहीं बना सकता ना, तो इसलिए मैंने वहाँ बना दिया है, ये आपको समझना है। ये पी बी पॉइंट बाहर है, तो समझाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। सो मैंने आपको बोला था कि क्वेश्चन के हिसाब से ये 10 है और ये 3 है, अगर ये रूट 109 है तो ये 10 है और ये 3 है। फिर आप ये कहोगे कि भाई देखो ऐसा है कि यहां पर एक चीज और दी हुई है, कॉट PBQ की बात की जा रही है। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाला, कि ये मेरा पॉइंट B है और ये मेरा पॉइंट मान लेते हैं Q है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, आप जब ये वाला ट्राइंगल बनाओगे, B से इसको ज्वाइन करोगे, तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर होगी, जो ये Q से आपने B को ज्वाइन किया है। तो ये लाइन बेसिकली आपकी जो दिख रही है और ये जो लाइन आपकी दिख रही है, ये बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। मैं यहां पर बनाता हूं इसको। बेसिकली अगर आप बात करोगे इस B पॉइंट की और इस Q पॉइंट की और इस P पॉइंट की, तो ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा। आप कहोगे अब कॉट जो इसका एंगल है वो अगर 1/2 है तो ये 1 है तो ये 2 है। अब एक बार आपका PQ 2 आ रहा है, एक बार आपका PQ 10 आ रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें एक ही बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं 5 से गुणा कर लूंगा। अगर मैं इसको 5 से गुणा कर लूंगा तो आपकी ये वैल्यू 10 हो गई और ये वैल्यू अब 5 हो गई।
सो आपका जो बी क्यू है ये 5 के बराबर हो गया। अब देखो ये जो ट्राइंगल है ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे, ये क्यू होगा, ये ए होगा और ये बी होगा, तो ये वैल्यू आपकी 5 के बराबर है, तो ये 4 के बराबर आएगा क्योंकि ये राइट एंगल है। राइट एंगल क्यों है, यहां से देखो ये ऐसे है भैया, ये क्यू पॉइंट यहां है आपका, ये ए पॉइंट यहां है और बी पॉइंट यहां है, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये वैल्यू आपकी 4 के बराबर आ गई। अब आप कहोगे कि जो 4 है मेरा, ये क्वेश्चन के हिसाब से किसके बराबर है, कहां गया, डिस्टेंस दिया ना 36.4, 36.4 के बराबर है ना। एक पार्ट किसके बराबर होगा, 9.1 के, और एक पार्ट अगर 9.1 हो गया तो 10 पार्ट आपका कितना हो गया, 91 मीटर्स के बराबर हो गया। तो बहुत अच्छा सवाल है, 3D का इस्तेमाल हुआ है, 2 प्लेन में चीजें आ गई, इसलिए आपको ये परेशान हो सकता है, परेशानी हो सकती है। ठीक है, तो जब हम डायग्राम को उस तरह से बना रहे हैं ऊपर लेके जाएंगे, दैट वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड you will not get the answer there. But if you make this considering them on the same plane, because they are in the horizontal plane, if we do previous diagram, no, previous diagram is not correct, it's wrong, previous diagram is not correct, this diagram is correct. Okay, clear है आपका, सबको समझ में आ रहा है। देखिए वहां जब cot PBQ एंगल आप लिखोगे तो वहां Q और B वाली जो लाइन है वो 90 डिग्री नहीं बना रही है। जैसे यहां पर देखो क्या है, जो QB है वो PQ के परपेंडिकुलर है, पिछले डायग्राम में ऐसा नहीं था, QB वॉज नॉट परपेंडिकुलर टू PQ, यू जस्ट चेक, ऐसे बन रहा था ना, ऐसे ऐसे, वो 90 डिग्री कहां था। हाँ जी, क्लियर। देखिए रेशियो बैलेंस वहां तब होगा जब आप गलती से उसको 90 डिग्री मान के चल रहे हो। अंडरस्टैंड माई पॉइंट, आप ऐसे कर रहे हो, आपने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात समझो। ये एक एंगल आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब ये एंगल जब आप 90 डिग्री मानोगे तो मैं पूछूंगा 90 डिग्री क्यों है, ठीक है, क्लियर है नॉट। गलती वहां कहां है आप खुद देखो, यहां पर जो BQ साइड है वो PQ के परपेंडिकुलर है, यहां तुम्हारी जो BQ साइड है वो PQ के परपेंडिकुलर नहीं है, इनकरेक्ट डायग्राम। आंसर अगर उससे आया है तो भी आपने गलत तरीके से किया है, दैट इज नॉट द राइट डायग्राम फॉर दैट क्वेश्चन। कैसे आप आंसर ला रहे हो ये आप देखो, ओके, इज इट क्लियर, मेक सेंस एवरीवन। आगे बढ़ो, हाँ जी, फाइन, चलो चलते हैं, अब अगला सवाल देखते हैं, अगला हैंड आउट करते हैं फटाफट, वरना HND बुरा मान जाएगा कि इतना टाइम क्यों दे रहे हो हमें। 2 poles are placed at B and D on a regular hexagon ABCDEF. The angle of elevation from A to pole B 60 degree and 45 degrees respectively. What is the ratio of the heights of the pole B and D? अब देखो इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक, बहुत ध्यान से आपको देखना है। यू हैव ए रेगुलर हेक्सागन ऐसे, A B C D E और F। अब B और D पे एक खंबा है, पोल है। अब B पर जो पोल होगा ना वो ऐसे ही होगा, ये देखो मार्कर मेरा, ये एक तरह का पोल है ऊपर की तरफ। D पर भी कर रहा है एक पोल है ऊपर की तरफ, और एंगल ऑफ एलिवेशन तुम कहां से निकाल रहे हो, A से निकाल रहे हो। A to B and D is 60 and 45. So what is the ratio of heights of the pole from B and D? तो देखो ज्यादा परेशानी नहीं लेनी है, पहले तो आपको ये समझना है कि देखो जब मैं यहां पर ये पोल की बात कर रहा हूं जो 60 डिग्री बना रहा है A से, सो बेसिकली होगा क्या, देखो ध्यान से, मैं इसको पोल 1 का नाम, इस पॉइंट को P का नाम दे रहा हूं, BP। तो आप कहोगे जो BP लेंथ बनेगी मेरी, BP लेंथ जो बनेगी, और यहां पर AB की लेंथ है,
और ये एंगल ऑफ एलिवेशन है पी पॉइंट का, ये एंगल आपको दिया है 60 डिग्री, और आपको पता है रेगुलर हेक्सागन में दूरी ए होती है। फिर देखो जो डी पर तुम्हारा ऐसे पोल है वो उसमें जो ट्राइंगल बनने वाला है एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए देखो उसमें बेस होगा एडी, तो ये हो गया आपका एडी, और डी पर वो पोल था, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ क्यू। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कह रहा है 45 डिग्री है। क्वेश्चन अब ये है कि एडी की लेंथ कितनी है। सो एडी की लेंथ जो होती है वो 2a होती है। अगर साइड ए है तो ये लॉन्गेस्ट डायगोनल बन जाता है 2a लेंथ का, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2a, सॉरी एडी की लेंथ आपकी क्या हो गई 2a हो गई। अब आप ध्यान से देखो, ये अगर 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, और ये अगर a है 30 के अपोजिट a है तो 60 के अपोजिट क्या होगा a√3 होगा। अब अगर मुझे इन दोनों का रेशियो निकालना है तो a√3 रेशियो 2a काट दोगे तो क्या मिलेगा √3 रेशियो 2, आंसर क्या हो गया a। अच्छा सवाल है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं कैसे लिख रहा हूं। तो बेसिकली ये 3D फिगर्स हैं, थोड़ा विजुलाइज करना पड़ रहा है कि भाई बी पे इसको ऐसे रखेंगे तो जो ट्राइंगल बनेगा उसके 3 साइड्स होंगे, एक ए बी होगा, एक पोल वाला होगा, पोल की हाइट, और एक आपका बनने वाला है जो ए से एंगल वो 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। ऐसे यहाँ 45 हो गया, आपका उत्तर आ गया √3 रेशियो 2। पढ़ें सवाल पढ़ें। कह रहा है 2 पोल्स हैं वो x मीटर दूर हैं और जो हाइट है एक की वो one is double the other. If the midpoint of the line joining their feet an observer finds the angular elevation of their tops to be complementary, then the height of the shorter pole is 2x x। और एक भाई साहब हैं जो मिड पॉइंट पे खड़े हैं और इनको एक एंगल थीटा दिखाई दे रहा है, दूसरा 90 माइनस थीटा दिख रहा है। दैट इज द सिनेरियो। ये भी जानकारी दिया है कि ये a/2 है और ये a/2 है, मतलब उनके बीच की दूरी जो भी है, ओके, ये दूरी आपकी क्या कह रहा है बराबर है। ये दूरी क्या है आपकी बराबर है। आपको निकालना क्या है, शॉर्टर पोल की हाइट निकालना है, ठीक है। इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, देन आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या। कैसे सॉल्व करेंगे इस चीज को जरा बताएं। तो आप कहोगे देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। आप कहोगे चुपचाप कि अगर मैं यहाँ पर tan थीटा लिखूं तो tan थीटा कितना आएगा आपका वही x/a/2। यहां पर अगर मैं tan थीटा लिखूंगा तो आएगा a/2/2x, यही आएगा, ठीक है। दोनों बराबर कर दो तो आपको मिलेगा a/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स। तो जो a की वैल्यू यहां से आप निकालोगे ना कितना हो जाएगा आपका a², 8x²। a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 8 टाइम्स x²। बट द क्वेश्चन अभी भी आपको उत्तर नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे। आपको जो मिला है अभी एलिवेशन हमने निकाल लिया, कॉम्प्लीमेंट्री था वो भी हमने कर लिया, सब कुछ हो गया, सारी कहानी हमने कर दी। बट अभी आपको एक चीज समझनी है कि इन्होंने पूछा है कि जो शॉर्टर पोल की हाइट x कहीं दिया हुआ है क्या, 2 पोल्स आ रहे, अच्छा सॉरी निकल गया एक्चुअली, मैंने कन्वर्जन थोड़ा सा उल्टा कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं है। आप a और x को रिप्लेस कर दो, उत्तर आ चुका है। इसको a और 2a करना है, इसके बीच की दूरी x दी थी इन्होंने, तो इन्होंने जब दूरी दी है ना तो हम वही मानेंगे ना, मैंने कन्वर्जन थोड़ा उल्टा कर दिया है बस। ये इन्होंने x दे रखा है, x/2 और x/2, सब कुछ क्या हो जाएगा बस x और a बदल जाएंगे। तो यहां पर ये काट के आप लिख दो एक मिनट फिर से लिख लो, tan थीटा आपका एक बार आ जाएगा a/x/2 यानी 2a/x, और एक बार यही tan थीटा यहां से जब लिखोगे ये एंगल थीटा देख के तो आएगा x/2/2a, तो x/4a। तो यहां से आपका आ गया 8a² इज इक्वल टू x²। तो यहां से इफ यू कैलकुलेट, बिकॉज आपको तो 2a निकालना है या a निकालना है, सो a² बराबर हो गया x²/8, a की वैल्यू हो गई आपकी x/2√2, ठीक है। तो ऑप्शन ए बहुत सिंपल सवाल था, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ नहीं है,
ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है, यूज करके बस उत्तर निकाल लेना है। An aeroplane when flying at a height of इतना मीटर from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों एयरप्लेन का from the same point on the ground, ठीक है, 60 और 45 है, तो बताना है जो वर्टिकल डिस्टेंस उनके बीच में वो कितनी है। कुछ नहीं करना है आपको, ये लेंथ आपको दिया है 7000, ये कह रहा है एरोप्लेन 1 है और ये एरोप्लेन एक एरोप्लेन 2 को क्रॉस कर रहा है। एरोप्लेन 1 है, ये एरोप्लेन 2 को वर्टिकली वेब क्रॉस कर रहा है, ये पूरी लेंथ 7000 आपको दी हुई है। अब कह रहा है सेम पॉइंट से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखोगे ना, तो एक का भैया है 45 डिग्री और दूसरे का है 60 डिग्री। सवाल क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है आपका, एक यहाँ एक 45 वाला अगर देखोगे आप तो एक 60 देखो, 30 का अपोजिट 1, 60 का अपोजिट क्या है √3, तो ये √3 - 1 होता है। इनके बीच की दूरी निकालनी है, तो आप कहोगे ये पूरी लेंथ √3 है, √3 अगर आपका 7000 के बराबर है तो √3 - 1 कितना होगा, ठीक है। तो ये आपका बनता है यहाँ 7000/2, और आपको ध्यान हो अगर तो अंदर यहाँ 3 + √3 बन जाता है, ठीक है, बिकॉज ये कन्वर्जन बार बार यूज होगा यार, कि √3 अगर इतना है तो √3 - 1 कितना है, 3 + √3/2 से गुणा होता है। ओके, क्या 3 + √3 होता है, 3 - √3 होता है, 3 - √3 से गुणा होता है, यहां आपका √3 होता है, ऐसे लिखना चाहिए, सॉरी। अब अगर √3 से तुम मल्टीप्लाई करोगे इसको, एक मिनट सॉरी, 3 - √3 डायरेक्ट लिख सकते हो आप, मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका आंसर आएगा बी। ओके, देखो एक चीज ध्यान रखना, √3 अगर कुछ भी है, मान लिया x है और √3 - 1 तुम्हें निकालना है, तो कैसे निकलेगा, आप कहोगे x/√3 होगा इंटू √3 - 1 होगा। अब √3 से अगर ऊपर नीचे तुम मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 3 - √3, ठीक है, पर एक 3 भी होगा नीचे, ऑलराइट। तो ये मैं जो ABCD कर रहा हूं आपसे कि A होगा, फिर मैं कह रहा हूं नहीं B होगा, बिकॉज अंटिल यू नो द कन्वर्जन प्रॉपरली यू विल गो रॉन्ग। सो एक्चुअल में जो वैल्यू आपकी आ रही है वो x इंटू ये आ रही है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसको आप ऐसे भी जान सकते हो, ये 1 - 1/√3 बनेगा आपका, x इंटू, सो द करेक्ट उत्तर विल बी B। और वैसे भी ऑप्शन आप देख के भी ये चीजें पता लगा सकते हो कि जो आंसर आएगा वो 7000 से कम आएगा भैया। अब 7000 से अगर कम आना है तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल तो है ही नहीं है, ये पॉसिबल है क्या, ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो 7000 से बड़ा है। तो ये तो पहला ऑप्शन है जो आपको एलिमिनेट करना है, फर्स्ट ऑप्शन है जो आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हियर इफ यू आस्क मी सी ऑप्शन इज करेक्ट। मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कन्वर्जन सीधा ध्यान रखो कि √3 अगर मुझे दिया है और √3 - 1 निकालना है तो 1 - 1/√3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस सीधा ध्यान रखो इसको। कन्वर्जन का दिमाग एग्जाम में ना झमेला नहीं होना चाहिए कि बैठ के डिवाइड करके कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2-3 बार जो मैंने इधर उधर किया है, इसका रीजन यही होता है कि जब ऐसा होता है तो याद रहता है, ठीक है, कि नहीं नहीं ये है, नहीं नहीं वो है, नहीं नहीं ये है, नहीं नहीं वो है, तो आपके दिमाग से ये चीज उतर नहीं पाएगी चाह के भी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आगे से। अगला सवाल देखो, The angle of elevation of an aeroplane point on the ground is 60 degree after 24 second flight. The angle of elevation changes to 30 degree if aeroplane find the height of this. ठीक है, स्पीड ऑफ द प्लेन। देखो पहली चीज तो इस सवाल में ये नहीं दिया है कि प्लेन हॉरिजेंटली जा रहा है, बट प्लेन हॉरिजेंटली ही जा रहा होगा। वर्टिकल कोई जानकारी इन्होंने नहीं दी है कि वर्टिकली मूव कर रहा है, तो हम उसको हमेशा हॉरिजेंटली ही मान के चलेंगे कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने खैर दे भी रखा है कि इस साइड पे उड़ रहा है। तो आपको क्या क्या पता है जरा ध्यान से देखिए। ये आपका प्लेन कहीं यहां है और फिर प्लेन उड़ के कहीं यहां पहुंच जाता है। दोनों केसेस में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आपको दिया हुआ है, तो यह बना लो। एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, 60 था फिर आपका 30 हो गया, तो यहां जो है वो 60 था और यहां आपका क्या हो गया, 30 हो गया।
यहां आपका 30 हो गया। तो फटाफट जरा काम कर लेते हैं थोड़ा सा। कैसे? ये 30 है, ऑलराइट। सो आप कई तरीके से कर सकते हो। आप कहोगे देखो ऐसा है, मैं 60 के अपोजिट यहां पर ये वाला जो दूरी है इसको मैं मानता हूं √3। अगर ये √3 है तो 30 के अपोजिट ये 1 होगा, और ये √3 है तो ये भी √3 हो गया। अब 30 के अपोजिट अगर √3 है तो पूरा 60 के अपोजिट क्या होगा? 3 होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 2 के बराबर हो गई। तो ये डायग्राम आपको ध्यान रखना है 30-60 वाले में 1 2 √3। ओके। चंदन जी कह रहे हैं कि मेंसुरेशन कराइए, प्री में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बहुत मुश्किल से आता है। देखिए ऐसी बातें मत करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। आपको कैसे पता कि नहीं आएगा? हाँ जी, पहले कुछ भी डिक्लेयर मत करो। मेंसुरेशन में जो सवाल आएंगे वो सीधे फार्मूला बेस्ड आएंगे, πr²h 2πrh। उसमें भी तुम्हें कैलकुलेशन की नीड पड़ेगी, कोई मेंसुरेशन के ज़्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जो कैलकुलेशन भी करने का तरीका तुम यहाँ सीख रहे हो ये तुम्हारे मेंसुरेशन में भी काम आ जाएगा। मेंसुरेशन का एक भी सवाल प्री में ऐसा नहीं आएगा जो तुम्हें थियरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। सिर्फ फार्मूला डालो, आंसर निकालो। कौन का मालूम है ना? ठीक है, ऐसे सवाल आएंगे, चिंता ना करो ज़्यादा। ओके, अब क्वेश्चन में देख लो, रख देते हैं सब कुछ। ये वैल्यू आपको दिया है 1200√3। तो अगर ये 1200√3 के बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 पार्ट 1200 के बराबर हो गया। 1 पार्ट अगर 1200 के बराबर हो गया तो प्लेन इतना उड़ के गया है यहां से यहां तक हॉरिजेंटली। तो 2 × 1200 हो गया, तो ये दूरी कितनी हो गई? 2400 मीटर की हो गई। 2400 मीटर की दूरी और कितने समय में? 24 सेकंड में। तो ये हो गया तुम्हारा मीटर पर सेकंड। 100 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 100 मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया। ये देखो, A ship contains एक सिर्फ कैप्टन, कंटेन नहीं, कैप्टन observes that going away from the lighthouse at the speed of this meter per second takes him half minute to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. 60 डिग्री, इसको 45 डिग्री होना है। अब बहुत ध्यान से देखो, फिर से वही काम करेंगे। लेट्स टेक इट 1 √3 ओवरऑल √3 - 1। दैट इज अ सिनेरियो। अब आपसे ये कह रहा है कि आधे मिनट में इस स्पीड से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इतना हो जाता है। ध्यान से देखना, आधे मिनट में आपको बताना है हाइट कितनी है लाइट हाउस की। लाइट हाउस की हाइट कितनी है? तो मैं आपसे सिर्फ पूछूंगा कि ये डिस्टेंस जो √3 - 1 के बराबर तुम्हारे हिसाब से है, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है? सो आप कहोगे 8 √3 - 1 की स्पीड है, और वो भी मीटर पर सेकंड में है, और तुमने आधा मिनट दिया है। सो आधा मिनट का मतलब कितना हो गया? 30 सेकंड हो गया। तो इतना दूरी है, ये जो √3 - 1 की दूरी है, जिससे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 45 हो जाता है, ये 8 √3 - 1 मीटर पर सेकंड से 30 सेकंड में चली गई दूरी है। अब ये √3 - 1 से कट गया, तो एक पार्ट तुम्हारा कितना आ गया? 240। यहां पर हाइट जो है वो √3 पार्ट है। सो आपका आंसर हो गया 240 √3। 240 √3 आपका कहां दिया हुआ है? ऑप्शन ए। ओके, क्लियर और नॉट? फाइन, दैट्स द आंसर। टॉप ऑफ टू पोल्स हाइट दिया है 90 55, कनेक्टेड एक रोप से। रोप मेक्स एन एंगल विद द हॉरिजेंटल हुज टैंजेंट इज 7/8। तो देखो ये है आपका कितना? 55, और ये है तुम्हारा कितना? 90। करंट के टॉप को रस्सी से बांध दो, और इसका जो टैंजेंट है 7/8 है, तो इसका जो tan थीटा है वो 7/8 है। तो मैंने इसलिए यहाँ पर 7/8 लिख दिया। आपको बताना इनके बीच की दूरी कितनी है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स, जो आपको कैलकुलेट करना है, जो कि 8 के इक्विवेलेंट है, जो आपको निकालना है।
तो आप कहोगे ये 90 है, ये 55 है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 35 के इक्विवेलेंट हो गई। 7 पार्ट 35 मीटर के इक्विवेलेंट है, तो 1 पार्ट 5 मीटर के इक्विवेलेंट है। तो जो 8 पार्ट है आपका, 8 इंटू 5 मीटर के इक्विवेलेंट है, जो कि 40 मीटर आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, कुछ भी नहीं था सवाल में, बस आपको ये टॉप को ज्वाइन कर दो, थीटा मिल गया, tan थीटा मिल गया, और ये जो दूरी का अंतर है ये 7 पार्ट 35 मीटर के बराबर है, आपका आंसर आ गया। A ladder is placed against a wall such that it just reaches the top of the wall. The foot of the ladder is at a distance of 5 meters from the wall. The angle of elevation of the top of the wall from the base of the ladder is 15 degree. What is the length of the ladder? ये 15 डिग्री दिया है, कुल मिलाकर कहानी ये है। और क्या करें आपको? The foot of the ladder is a distance of 5 meter from the wall. यहां से दूरी ये 5 है, तो ये 5, 15, 75 वाला ट्राइंगल है। अब तुम्हें ये निकालना है। अब तुम्हें जो दिया है ये, इसको ना एक वो वाला ट्राइंगल लिखते हैं, वो वाला इसमें ये 1 होता है, ये तुम्हें 5 दिया हुआ है। यहां पर 1 बना दो, 75 के अपोजिट में 1 बना रहा हूं, तो यहां आपका बनता है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 बनता है यहां पर। और यहां पर आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है √2 माइनस √2 इंटू √3 माइनस 1। ठीक, अब अगर ये एक पार्ट 5 के इक्विवेलेंट है, तो जो लैडर की लेंथ है वो ये होगी, इसको 5 से गुणा कर दो, 5√2 इंटू √3 माइनस 1, तो 5 इंटू √6 माइनस √2। बी ऑप्शन। ओके, तो 15-75 का स्टैंडर्ड ट्राइंगल इस तरीके से बनाओ कि जो लेंथ मुझे दी है वो 1 के बराबर कर लेते हैं, तो वो सीधा मल्टीप्लायर 5 हो जाएगा। और ये ट्राइंगल बनता है 1, तो यहां बनता है 2 माइनस √3, और यहां बनता है आपका ये मतलब √2 इंटू √3 माइनस, मतलब वी कैन से √6 माइनस √2। और √6 माइनस √2 अगर बनेगा, 5 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी आंसर लगा सकते थे अगर आपको मालूम है कि √6 और √2 के टर्म्स आएंगे। बस एक ही ऑप्शन इसमें √6 और √2 के टर्म्स है, और वो ऑप्शन क्या है? ए। मल्टीप्लायर बी है। आपका आंसर क्या है? इंटीजर में मल्टीप्लायर इंटीजर है, 1 बिकम्स 5, सो आंसर होगा आपका बी। ठीक है। ए राउंड बैलून जिसका रेडियस आपको 1.5 दिया है, राउंड बैलून जिसका रेडियस 1.5 दिया हुआ है, कैन सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द आई ऑफ ऑब्जर्वर स्टैंडिंग एट ए पॉइंट से ए। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द बैलून? पॉइंट टू दिया हुआ है, जो भी कहानी। ओके, चलो इसको लगाओ, कोशिश करो। तो ये आपका लेट से बैलून हो गया, और यहां पर आपका कहीं ऑब्जर्वर है। ऑलराइट, तो एक अगर आपके पास स्फेरिकल पीस है, ठीक है, या आपके पास एक सर्कुलर पीस है, तो वो किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करती है वो ये वाला एंगल हो गया। ये एंगल आपको दिया है 120 डिग्री। इसका रेडियस आपको कितना दिया है? 1.5। रेडियस आपको दिया है 1.5, और ये 120 डिग्री का एंगल आपको दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस क्या होगा, तो आपको देखो पता है कि ये 90 डिग्री होता है। सेंटर से अगर इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो ये बाइसेक्ट होगा, तो ये 60 डिग्री बनेगा। ठीक, अब ये एंगल आपका 30 डिग्री हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया। तो अगर 60 के अपोजिट 1.5 है, तो 30 के अपोजिट आपका होता है 1.5 बाई √3, और इसके अपोजिट आपका होता है इसका डबल, यानी 3 बाई √3। 90 के अपोजिट जो कुछ भी होता है 30 के अपोजिट का डबल होता है। तो ये वैल्यू हो गई कितनी? √3 सेंटीमीटर। या आप ऐसे भी जानना चाहिए आपको कि 60 के अपोजिट अगर 1.5 है, तो 90 के अपोजिट 2 बाई √3 इंटू 1.5 बन जाता है। तो ये 3 बाई √3 हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं √3 सेंटीमीटर। ऑप्शन हो गया आपका बी। ठीक है, कुछ नहीं सवाल में, सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा सीधा हो गया। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट ए बी सी 30, 45, 60 है, तो ए बी का बी सी से रेशियो निकालना है। 30, 45,
60। ए बी का रेशियो आपको निकालना है BC से, ABC। अब देखो इसको कैसे हम शुरू करेंगे, हम कहेंगे देखो 60 के अपोजिट मान लेते हैं √3 है, 30 के अपोजिट 1, यहां शुरू करेंगे 30 के अपोजिट 1 है, 60 के अपोजिट √3 है, ये √3 होगा तो इतना लेंथ क्या होगा, √3 होगा, और ये पूरा लेंथ कितना होगा, अगर 30 के अपोजिट √3 होगा तो ये पूरा 3 होगा। सो अब अगर AB लेंथ की बात करें तो ये 3 माइनस √3 हो गया, BC लेंथ की बात करें तो ये √3 माइनस 1 हो गया। सो इसेंशियली अगर AB का BC से रेशियो मुझे निकालना है, AB का अगर मुझे BC से रेशियो निकालना है तो यह है 3 माइनस √3, और यहां आपका क्या है, √3 माइनस 1 है। अगर मैं इसमें √3 कॉमन ले लूं तो ये √3 माइनस 1 कट जाएगा, तो जो रेशियो आपका बनेगा ये बनेगा सिंपली √3, बी ऑप्शन। एंगल को टेंजेंट क्यों लिया, देखो जब बलून के एंगल सबटेंड करने की बात करेंगे तो पूरा बलून के बाहर तो निकलोगे नहीं और बलून के अंदर घुस के आप एंगल नहीं बनाओगे। अगर आप बलून को देख रहे हो, ये बलून है, ये बलून आपकी आंख पे कितना एंगल बना रहा है, तो जाहिर सी बात है यही एंगल बनाएगा ना। ये इसके अंदर जाओगे तो आप पूरा बलून कंसीडर नहीं कर रहे हो, और अगर आप इसके बाहर निकल गए तो आप अननेसेसरी आगे तक जा रहे हो। एक पर्टिकुलर बलून आपकी आंख पे कितना एंगल बनाएगा वो टेंजेंट लाइन से ही डिसाइड होगा ना, और कौन डिसाइड करेगा, टेंजेंट लाइन डिसाइड करेगा, बिकॉज दैट इज जस्ट टचिंग इट, और पूरा कंप्लीटली कवर भी कर रहा है, बाहर भी नहीं निकल रहा है। तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। 40, an object is observed from 3 points ABC in the horizontal line passing through the base of the object. The angle of elevation of B is twice the point at C. B is twice and at point C thrice of that angle A. ABBC दिया हुआ है, निकालना है। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है ये एंगल और ये एंगल, तो यहाँ एंगल अगर थीटा है तो ये 2 थीटा है और ये 3 थीटा है। पंद्रह 9, ठीक है, इतनी जानकारी आपको दी है। आपको जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट निकालनी है कितनी है, जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट निकालनी है कितनी है। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 3 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन में, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ B इज ट्वाइस एंड एट पॉइंट C थ्राइस ऑफ दैट एंगल A। AB की लेंथ 15 है, BC की लेंथ 9 है, आपको बताना ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है। तो यहां मैं लिख रहा हूं A, यहां मैं लिख रहा हूं B, और यहां मैं लिख रहा हूं C। सो जरा बताओ कि कैसे आप इसको सोच पाएंगे। तो आपने कहा लेटेस्ट से कि मेरे को ये पॉइंट नहीं मालूम है, X है और ये H है, ठीक है, ये H है और आपका X है, और आपको लेटेस्ट से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको अगर मैं यहां से tan थीटा मान लिया लिखता हूं, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, H अपॉन 24 प्लस X। फिर मैं कहूंगा बताओ tan 2 थीटा कितना होगा। tan 2 थीटा अगर आप लिखते हो तो ये वैल्यू हो जाएगी H अपॉन 9 प्लस X, और tan 3 थीटा कितना हो जाएगा आपका, तो आपको अगर tan 3 थीटा जो आपका होगा हो जाएगा H अपॉन X। क्लियर, आर यू गेटिंग दिस और नॉट। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन। देखो जितने भी लोग कह रहे हैं कि 15, 30, 45 एज्यूम करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखना, एजम्पशन कैन नॉट बी रैंडम। यू कैन एज्यूम 15, 30, 45 ओनली इफ ये जो डिस्टेंस का रेशियो आपका है ये आप वेरीफाई करके देख लो कि ये 5 रेशियो 3 में आ रहे हैं कि नहीं। अगर वो 5 रेशियो 3 में है देन यू कैन अप्लाई, अगर वो 5 रेशियो 3 में नहीं है देन यू कैन नॉट अप्लाई। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्योंकि ये जो रेशियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेशियो आपका 5 रेशियो 3 है, तो AB की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस अगर 5 रेशियो 3 में है तो आप 15, 30, 45 को एज्यूम कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते।
तो लेट मी शो यू हाउ यू कैन वेरीफाई इट। एटलीस्ट दो चीज़ें, यहाँ मैंने कहा 15 है मेरे पास और यहाँ मेरे पास 30 है, 45 वाले को भी छोड़ दो। तो आपने कहा कि देखो ऐसा है कि मैं 15 के अपोजिट या 30 के अपोजिट मान लिया 1 मानता हूं, तो आपको पता है 60 के अपोजिट आपका √3 होता है, कोई शंका ही नहीं, ठीक है, ऐसा होगा। फिर आपने कहा अगर 15 के अपोजिट 1 होता है तो ये पूरा 75 बनता है। 75 के अपोजिट जो वैल्यू आती है ये पूरी, ये 2 + √3 आती है, तो ये लेंथ 2 हो जाती है इतनी। अगर आपने 15 के अपोजिट 1 मान रखा है लेट्स से, सो 75 के अपोजिट जो वैल्यू आती है वो 2 + √3 आती है पूरी, ये बेस, तो ये 2 और √3 बना। आप बताओ इनका रेशियो क्या 2 और √3 का रेशियो है? नहीं, यू कैन नॉट एज्यूम इट। लेकिन अगर किसी सवाल में ये दूरी और ये दूरी का रेशियो 2:√3 बना, देन आपको पता है कि 15 और 30 वाला एंगल है। तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ 15 और 30 का एंगल नहीं बनेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। सो यू आर स्टक। अगर वो एज्यूम करके आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक और कंडीशन है, और वो कंडीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये साइड, ये लेंथ रेशियो जो है ये 5:3 में होने चाहिए, ठीक है। सो अब आप मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूँ, और हमें निकालना पड़ेगा इसका उत्तर इन्हीं इक्वेशंस का इस्तेमाल करके, बिकॉज देयर इज नो अदर वे आउट। इन्हीं इक्वेशन का यूज करके आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो मैं बता रहा हूं कि यहां से आप tan को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक। आपको h और x में एक इक्वेशन मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस, मिलेगी। आप tan को एलिमिनेट कर सकते हैं, आपको h और x में एक इक्वेशन मिल जाएगी। फिर आप यहां भी किन्हीं दोनों को यूज करो, और वहां भी आप क्या करो, tan को एलिमिनेट करो, और आपको h और x में इक्वेशन मिल जाएगी। और दोनों h और x में मिली हुई इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे सो आपको h भी मिल जाएगा और आपको x भी मिल जाएगा। तो देयर इज ए भीषण कैलकुलेशन इन्वॉल्व हियर, ठीक है। तो ये भीषण कैलकुलेशन भी करो और सोचो कि क्या कोई और अल्टरनेट तरीका है, क्या कोई और एंगल हम सोच सकते हैं। और एंगल में आप इतना सफल हो नहीं पाओगे, ठीक है, आप और एंगल में इतना सफल शायद ना हो पाए, पर फिर भी मैं आपको कहता हूं, है ना, कि कोई और एंगल जो आपको मालूम हो उसके बारे में भी सोचें कि क्या कोई और एंगल यहाँ पर संभव है। क्योंकि अगर आप एंगल नहीं पकड़ पाओगे तो यार तरीका फिर इसके अलावा कुछ नहीं है आपके पास, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। आपने कहा नहीं मैं ऑप्शन रख रख के चेक करूंगा, यार ऑप्शन रख रख के चेक करना भी कम टाइम कंज्यूमिंग अफेयर नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से आपको h मिलेगा। ये ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? h से पहले तुम्हें x निकालना पड़ेगा, फिर तीनों को वेरीफाई करना पड़ेगा कि tan थीटा ये है तो tan 2 थीटा इतना होगा कि नहीं होगा। डायरेक्ट दिखने वाली चीजें नहीं है कि आप ऑप्शन उठा लोगे और डाल दोगे और आंसर आ जाएगा, नो, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। तो अगर कुछ अल्टरनेट है तो सोचो कि अल्टरनेट क्या हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि अल्टरनेट हो ही, हर सवाल में अल्टरनेट नहीं हो सकता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि उनका अल्टरनेट ही बहुत लंबा होता है, जैसे ऑप्शन चेकिंग यहाँ बहुत लंबा है, 15, 30, 45 काम ही नहीं कर रहा है। 15, 30, 45 काम करता तो भी आंसर हम फटाक से निकाल लेते, कुछ नहीं था सवाल में फिर, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम मजबूर हैं, आप मजबूर हैं सवाल को करने में ट्रेडिशनली। तो इसकी कैलकुलेशन भी करो और इसको सोचना फिर भी क्या कुछ और कर सकते हैं क्या। ऑप्शन चेक कितना मुश्किल है, कैसे इसको करेंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट थिंक अबाउट इट, डजंट मैटर कि यू गेट इट और नॉट, सोचो थोड़ा सा, ठीक है। तो ये करना ही आपका होमवर्क है। और अब आज की क्लास यहीं छोड़ेंगे, कल मिलेंगे सुबह, और बाकी जितने भी सवाल हैं वो करके कल आपका हाइट एंड डिस्टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सवाल नहीं करने हैं, जितना मैंने सिखा दिया उतना ही कर लेना, बस बहुत काफ़ी है, उसी को रिवाइज कर लेना, है, इससे बाहर कुछ आएगा होगा नहीं, ऐसे ही सवाल आएंगे आपके, ठीक है। चलो फिर घर जाओ और सी यू टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू सो मच।